नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की स्थिति क्या है और फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए और जो चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार चल रहा था, उस टैरिफ वार में ट्रूस के बाद आज हम कहां पर हैं। और इस दौरान जब चाइना और अमेरिका के बीच टैरिफ वार के बीच ट्रूस हुआ, उस दौरान हमारे यहाँ हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से उलझे हुए थे। और जो पहलगाम का आतंकी हमला था, उस आतंकी हमले को लेकर के जो हमारी पॉलिसी है, उसके तहत हमने पाकिस्तान को निशाना बनाया। एक लेवल तक एस्केलेशन हुआ। हमारा जो भारत का जो लक्ष्य रहा होगा, जो जो लक्ष्य पाकिस्तान को निशाना बनाने को रहा होगा, उनमें से कई लक्ष्य हासिल हुए। ये सब चीजें अपनी जगह सही हैं कि हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। जैसा गवर्नमेंट का कहना है, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। उसमें कई आतंकवादी ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी थे, जिनकी कई बड़े वारदातों में जिनकी संलिप्तता थी। तो ये सब हुआ। उसके बाद सीज फायर हो गया। इस पूरी स्थिति को जो तमाम तरह की चीजें चल रही, कौन जीता कौन हारा क्या है, ये सब छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के ये देखने की जरूरत है कि आज की स्थिति में भारत कहां पर पहुंचा, कहां खड़ा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और जो जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या भारत की स्थिति बेहतर हुई है? क्या भारत जिस तरह से इस मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसे कहा जाता है आज का वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें क्या भारत का पोल मजबूत हुआ है? उसकी से दुनिया की राजनीति में बढ़ी है? उसकी फॉलोइंग बढ़ी है? क्या उसने अपनी डिप्लोमेसी या अपनी अपनी जो सॉवरेनिटी है, उसको पूरी तरह से इस स्थिति में खुद को ला दिया है कि सॉवरेनिटी के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना पड़े, किसी की मदद की जरूरत नहीं हो। हम अपनी सॉवरेनिटी को खुद एक तरह से ये कहें कि हम खुद उसको डिफेंड कर सके। और ये इसके साथ ये भी कहें कि जिसमें किसी की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं हो, कि भाई हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हम अपनी संप्रभुता को बचाए रखने में सक्षम हैं। और हम न सिर्फ संप्रभुता को बचाए रखने में सक्षम हैं, बल्कि हम दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें भी प्रभाव डालने में सक्षम है। इन सारी चीजों को लेकर के अगर हम देखें कि इस सीज फायर के बाद आज हम कहां हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया इस समय जो दुनिया है, दुनिया में जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स, पहली बात, वर्ल्ड पावर कहते किसे, किसे मानेंगे कि वर्ल्ड पावर है? क्या भारत वर्ल्ड पावर है? क्या ब्रिटेन वर्ल्ड पावर है? क्या चाइना वर्ल्ड पावर है? वर्ल्ड पावर मोटे तौर पर हम किसे मानेंगे? वैसे तो बहुत सारे लोग, हम लोग भी कहते हैं भाई भारत एक विश्व ताकत बन गया है, बहुत बड़ी पावर है। लेकिन वर्ल्ड पावर्स का मतलब क्या हुआ और कौन से देशों को वर्ल्ड पावर माना जाना चाहिए? तो एक तो देखिए, वर्ल्ड पावर का बहुत सीधा सा मामला ये है कि जो दुनिया की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने की या जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में जो नेशन हो, जो देश हो, पहली शर्त तो ये है उसकी कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता हो, उसका दबदबा हो, उसकी बात सुनी जाती हो। दूसरी बात जो मैं अभी भारत के संदर्भ में कह रहा था कि क्या आप अपनी सॉवरेनिटी के लिए आपको किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े, कहीं समर्थन जुटाने के लिए नहीं जाना पड़े,
लोगों के पास लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़े। आप इतना ताकतवर हो कि आपकी संप्रभुता आप अपने दम पर उसे बचाए रखने में हमेशा सक्षम, उस पर कोई सवालिया निशानी नहीं हो। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये है कि इतनी ताकत आपके पास हो, नैतिक, मिलिट्री, आर्थिक और जो पॉलिटिकल है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें इस तरह की ताकत हो जिससे कि आपके जो राय है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आप जिस तरह से चीजों को देखते हैं, उसको कोई दूसरा देश इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में ना हो। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये तीन चीजें अगर हैं तो आप दुनिया की बड़ी ताकत है। अब इस पैमाने पर अगर देखें तो आज की तारीख में कौन से देश नजर आते हैं? एक भारत नजर, एक अमेरिका नजर आता है, जिसके किसी के पास हाथ फैलाने जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी का मुंह नहीं देखता है कोई फैसला लेने से पहले, अपने दम पर फैसले हैं। दूसरा देश ऐसा कौन सा है? दूसरा, अगर आप हाल फिलहाल के दिनों में देखें जो चीजें चल रही, तो चाइना इस स्थिति में है कि उसे अपनी चीजें तय करने के लिए, अपनी राय बनाने के लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने सामरिक हितों के लिए किसी और का ना तो मुंह देखना है, ना किसी से समर्थन और इस सब के लिए जाना है, और उसे अपनी सॉवरेनिटी के लिए, उसके लिए भी कहीं कुछ नहीं देखना है। और न उसकी राय को वो जिस तरह से दुनिया को देखता है, जिस तरह से खुद को नेविगेट करता है वो इस पॉलिटिक्स में, उसमें कोई दूसरा उसे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। तो ये चीज हुई। और सॉवरेनिटी वाला इशू तो है ही है, उसमें तो कोई वही नहीं है। और कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, वो तो भयानक रूप से है। आप देखिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी मिडिल ईस्ट में आए, ढेर सारी चीजें करके चले गए। सीरिया में देखिए किस तरह से सारे प्रतिबंध उठ गए, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ी। पूरा ग्लोबल एक तरह से उथल पुथल कर दिया उन्होंने। जो चीजें सोची नहीं जा सकती थी वैसी चीजें हो गई। वो ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पूछ ले, किसी और से पूछे कि भाई करें कि नहीं करें, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, आप दोगे कि नहीं दोगे, इस टाइप की चीज नहीं थी, कर दिया। तीसरा जो देश है वो अगर इन पैमानों पर देखा जाए तो वो रूस आता है। रूस आर्थिक रूप से दुनिया की ताकत नहीं है, बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन वो एक खुद में वर्ल्ड पावर इस लिहाज से है कि वो अपने हिसाब से चीजों को तय करता है, अपने हिसाब से। वो भी किसी का मुंह नहीं देखता है। जैसे यूक्रेन का मामला आया, चीजें बहुत साफ साफ कि भाई हम ये नहीं करने देंगे, देख लो आप, और दुनिया को प्रभावित करता है। तो अगर इन तीन वर्ल्ड पावर्स में आप ये देखें, इसमें इस समय जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें दो वर्ल्ड पावर एक साथ दिख रही हैं। दो वर्ल्ड पावर जो एक साथ दिख रही हैं वो है चाइना और रसिया, और एक है अमेरिका। अमेरिका जो है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये चरित्र क्या है, ये भी देखने की जरूरत है। अमेरिका ये मान करके चलता है या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं। एक बात तो अमेरिका की ये है। दूसरी बात इसकी ये है कि ट्रेडिशनल जो ये साथ हैं नहीं हैं, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, एक पारंपरिक तौर पर कि भाई हम ताकतवर हैं, हमारे साथ आओ तो आओ, नहीं तो आप हमारे साथ नहीं हो तो हमारे खिलाफ हो। सिंपल सी बात। और दूसरा ये जो है, पूरी तरह से इनकी थॉट प्रोसेस ये होती है कि इनकी जो सुरक्षा है, जो अपनी सिक्योरिटी का मामला पूरा होता है, या जो भी जो रिलेशंस है, उसमें जीरो सम गेम वाला मामला जो सामने है, या तो वो हारेगा या वो जीतेगा, बीच की कोई जगह नहीं है।
मतलब अगर आप हमारे सामने हैं, आप हमसे हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो ये वाली थ्योरी वहां नहीं है कि भाई तुम भी मतलब ना हम हारे ना तुम हारे, वो वाला नहीं है मामला। किसी एक को तो ये स्वीकार, मतलब किसी एक के सामने वाले को स्वीकार करना पड़ेगा। ये आप देखिए, पूरी तरह से अमेरिका का जो तरीका होता है वो इसी तरह का तरीका रहता है। दूसरी बात ये कि हम जैसे हैं, हम वैसे ही दुनिया को देखना चाहते हैं। उसके पीछे पॉलिटिक्स जो भी हो, कि हम डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उनकी बात करेंगे, जहां डेमोक्रेसी नहीं है हम बात करेंगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हम सपोर्ट करेंगे। ये इस लेवल तक जाकर के कि किसी देश में अगर मान लीजिए कि वहां की जो शासन व्यवस्था कुछ और है, तो इस लेवल तक जाकर के कि अगर हम उसे पलट सकते हैं और कुछ, तो उस लेवल तक जाकर के उन चीजों को करना, ये अमेरिका का चरित्र रहा है। आप देख लीजिए, पूरा हाल के दिनों का देख लीजिए, अफगानिस्तान, इराक और पूरा मिडिल ईस्ट, सारी 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 जगहों पर देख लीजिए। तो अमेरिका का एक तो ये मामला है, और ये एक बड़ा मामला है। अमेरिका इस तरह से चीजों को जो अभी तक रहा है कि भाई एक तो उसे अपना हित, अपने खेमे का हित, और बाकी से हमें मतलब नहीं, मतलब है, बट वो आप हमारी शर्तें मानोगे, हमारी बात मानोगे, हमारे सब, तब तो चीजें ठीक है, अदरवाइज नहीं। मोटे तौर पर ये चीजें। अब लेकिन चाइना की तरफ क्या है? चाइना और रशिया, चाइना रशिया, आप ये देखिए, एक तो पड़ोसी है। पूरा हम लोग भूगोल में पढ़ते थे यूरेशिया, जो आजकल बहुत कम इस्तेमाल में होता है वो टर्म, यूरेशिया। यूरेशिया जो रशिया और एशिया इसको मिला, तो यूरेशिया में एक बड़ा वो जो रशिया है और चाइना है। मैं तो इसे पहले इस तरह से मतलब देखा भी जाना चाहिए, लेकिन अब चीजें अलग हैं कि रशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, ये पूरा और एंड सेंट्रल एशिया, ये पूरा एक इतना बड़ा वो है। खैर अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि चाइना और रशिया पर। चाइना रशिया अलाइंड है एक साथ, दोनों की मोटे तौर पर रशिया की भी उसी तरह का मामला है कि भाई दुनिया में क्या, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम लोगों के अपने रिश्ते हैं, तुम भी जीतो हम भी जीते, तुम्हारा भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो, इस टाइप से चलो। तो जो और सिक्योरिटी का जो मामला है, ऐसा जो जैसे एक सिक्योरिटी बड़ा इशू है अमेरिका के साथ, वही दिक्कत है, वो चीज है कि जीरो सम सिक्योरिटी वाला मामला है कि हम जीते तो हम जीतेंगे, आपको हारना ही हारना है, हारेंगे आप। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जीरो सम वाला, इधर इधर जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग तरह की ये है कि तुम जैसे रहना चाहो रहो, हमारे अपने रिश्ते हैं, चीजें हैं, हम उनको लेकर के चलते हैं। और अब जो जैसे मान लीजिए दूसरा देश है, उस देश से संबंध इस बिना पर नहीं है कि वहां की वहां का मॉडल क्या है, वहां कैसे काम होता है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे क्या होता है, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि भाई वहां जो भी वहां के लोगों की गवर्नेंस है, जो जिस तरह का भी है, उसमें हम उसी से डील करेंगे। तो चाइना का एक तो ये मामला है। अब इसमें स्ट्रेंथ देखिए, जो जो अमेरिका वाला जो ग्रुप है, उस ग्रुप के वो जो नॉर्दर्न कंट्रीज कह लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज कह लीजिए, यूरोप और अमेरिका, ये यही है मोटे तौर पर। और ये इनके पास दुनिया की करीब 20% पॉपुलेशन है, और अगर जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी ठीक ठाक है अभी, 45-50% के आसपास पहुंचेंगे जीडीपी में, 45% के आसपास, 40-45% के आसपास। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा वो दुनिया की 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने लगा है। कैसे करने लगा है? जैसे उधर जो जो अमेरिका की जो चीजें हैं, उनमें आप देखिए क्या क्या चलता है, कौन से देश हैं उनके, और उनके आपस के रिलेशंस क्या है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो जो चाइना का मामला है, चाइना ने दरअसल पूरी तरह से, अगर दुनिया का 31% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है,
दुनिया के जो 193 कंट्रीज हैं उनमें 121 कंट्रीज का वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 140 कंट्रीज के आसपास में उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो आप एक अनुमान लगाइए। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो किया है, खैर वो अमेरिका है, ये चाइना है। चाइना ने ये कर लिया। चाइना, इसके अलावा चाइना की स्ट्रेंथ इस समय ये है, जो पूरा पूरा जो जियो पॉलिटिक्स तेजी से चल रही है, जिसमें चाइना का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। और पहला लेग जो टैरिफ वार का था, वो उसको भी देखिए आप। टैरिफ इस स्ट्रेंथ के चलते, जो मैंने स्ट्रेंथ आपको बताई, चाइना ने शी जिनपिंग का आपने कोई बड़बोला बयान सुना इस दौरान? कहीं पढ़ा कि उन्होंने धमकी दी हो, कुछ कहा हो ऐसा? जो करना है आपने 145% टैरिफ किया, हमें जो करना था हमने कर दिया। शुरू में नहीं बोले। डील की बात हुई, उन्होंने कहा इतने टैरिफ पे डील हम बात ही नहीं करेंगे, आप बराबर पे आओगे तब बात करेंगे। इस तरह की चीजें रही। और जब डील हुई तो सारी चीजें पूरी दुनिया देखती रह गई और चाइना ने वो लड़ाई जीत ली बिना हल्ला मचाए हुए। अभी ठीक है 90 डेज के लिए है, बट यूएस को पीछे क्यों हटना पड़ा, ये सोचिए। अब एक और चीज है जो आने वाले दिनों में क्या किस तरह से चीजें होने वाली या हो सकती। दरअसल जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, जो 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 टेक्नोलॉजी है, जो एक तरह से कहा जाए कि फोर्थ रेवोल्यूशन कहा जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो भी कहें, भाप के इंजन से शुरू होकर अब तक जो चीजें रही हैं, अब इस समय टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें चल रही हैं। और इनमें से ढेर सारी चीजों में चाइना अमेरिका को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है। आप एआई का देखें, आपको याद होगा कि डीप सीक जब आया तो किस तरह से अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनकी हालत खराब हुई। अब रोबोट्स में ह्यूमनॉइड जो शुरू कर रहे हैं, वो एक तरह से आप सोचिए उसमें कितना आगे है। चाइना बहुत आगे है उसमें। अगर मिलिट्री उसमें बात करें, स्पेस की बात करें, तो स्पेस की हल्ला कम है, हल्ला अमेरिका का ज्यादा रहता है। लेकिन चाइना ने पिछले 15-20 सालों में जबरदस्त प्रोग्रेस की है, और इतनी प्रोग्रेस की है कई मामलों में वो अमेरिका से आगे है। जैसे अगर आप इसकी बात करें कि 6th जनरेशन जेट उसने अभी थोड़े दिन पहले टेस्ट किया है। वो जेट क्या है? एक तो 3 इंजन के साथ है, दूसरा नियर स्पेस। अभी जो लोग जो जेट चलते हैं वो 20 किलोमीटर तक, धरती की सतह से 20 किलोमीटर। अगर आप 20 से 100 किलोमीटर ऊपर से जाने लगे तो आप बहुत सारी चीजों से बाहर हो गए। तो चाइना वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, उसने उसने टेस्ट कर लिया है इसे। इसके अलावा बहुत उसके उसके सबसे सैटेलाइट, सर्विलांस सैटेलाइट सबसे ज्यादा है, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स है। 45 सैटेलाइट्स का उसका पूरा वो है, जबकि जो अमेरिका का है वो 31 सैटेलाइट्स का है। और इसी तरह से और भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं, ये दरअसल मिलिट्री वारफेयर में जबरदस्त रोल इनका होने वाला है। आपने भी पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जो डांस ट्रुप्स थे, उन ट्रुप्स में रोबोट्स डांस कर रहे थे, डांसर्स के साथ रोबोट्स भी डांस कर रहे थे। बहुत सारे इस तरह के खिलौने चाइना में बनने लगे हैं जो बिल्कुल रियल, जैसे डॉग है या पपी है तो बच्चे उससे खेले तो उसी तरह से रिएक्ट करेगा वो, जैसे जैसे रियल वाला रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें एक एक नए नए उसमें चाइना को ले जा रही है। अभी चाइना ने एक एडिटोरियल एक वहां के अखबार में आया है, जिसमें उसने आज पहली बार, चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं लेकिन अखबार ने बहुत तीखा एडिटोरियल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा है, ट्रंप की टीम पर लिखा है। उस एडिटोरियल को इस समय अमेरिका के खिलाफ, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कंगना रनौत ने
एक ट्वीट लिखा तो जेपी नड्डा ने तुरंत 2 मिनट के अंदर वो ट्वीट डिलीट करवा दिया। ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप को लेकर के ट्रंप पे अटैक करते हुए ट्वीट था। कंगना रनौत ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है कि जिनके वो कर देने से बहुत फर्क पड़ने वाला। ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी की सांसद है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है कि भाई उन्होंने कह दिया है तो वो पॉलिसी के तौर पर सामने आ जाए। लेकिन फिर भी जेपी नड्डा ने उसे उसे डिलीट कराया। लेकिन जो लिखा ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने, उसको अगर हम आपको बताएं, हम पढ़ के सुना देते हैं, उसका हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं क्या है, और ये आप इसे समझिएगा कि कितना कितना हार्ड हिटिंग है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के हर विवादित व हास्यास्पद बयान पर दुनिया भर में थोड़ी देर के लिए हलचल जरूर मचती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यही वजह है कि बार बार यह याद दिलाना जरूरी है कि आज व्हाइट हाउस में बैठे लोग खुद को दुनिया का शासक मानते हैं और उनकी सोच किस स्तर की है। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर जिस तरह से चीन और वहां के लोगों के प्रति घोर नस्लवादी टिप्पणी की, उसने अमेरिकी नेतृत्व की मानसिकता को उजागर कर दिया। वेंस ने ट्रंप की चीन के खिलाफ छेड़ी गई व्यापारिक जंग का बचाव करते हुए कहा कि हम चीनी किसानों से पैसा, हम मतलब वो चीन के लिए बात कर रहे हैं। वेंस ने ये कहा कि चीन जो है अपने किसानों से पैसा उधार लेता है और फिर उन्हीं जो वो लोग किसान जो सामान बनाते हैं उसी उधार लिए पैसे से उनको खरीदता है। तो इस उसमें कहा गया यह बयान न सिर्फ अपमानजनक था बल्कि अमेरिका की अपनी आर्थिक विफलताओं पर पर्दा डालने की एक हताश कोशिश भी थी। फॉक्स न्यूज के एंकर ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिकी मीडिया भी इस पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। वेंस की किसान शब्द के लिए की गई व्याख्या दरअसल चीन के मेहनतकश लोगों का मजाक उड़ाने के लिए थी। विडंबना यह है कि वेंस खुद भी कभी अपने गरीब ग्रामीण पृष्ठभूमि पर गर्व जताते थे और अपनी आत्मकथा हिलीबिली एलिजी में इसे रेखांकित भी किया था, लेकिन सत्ता और महत्वाकांक्षा के लिए वे अब उन्हीं मेहनतकश लोगों को नीचा दिखाने से भी नहीं चूकते। असल में वेंस और ट्रंप जैसे नेता आज की अमेरिकी राजनीति में उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें नैतिकता और मूल्यों की जगह अवसरवादिता और स्वार्थ ने ले ली है। ट्रंप को कभी हिटलर कहने वाले वेंस अब उन्हीं के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल हैं। यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी समाज में गहराती असुरक्षा और हताशा का भी द्योतक है, खासकर तब जब चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका पिछड़ता नजर आ रहा है। यह घोषणा भी है इस एडिट में। अमेरिका की चीन पर निर्भरता कोई छुपी बात नहीं है। आज अमेरिका न सिर्फ चीन से भारी कर्ज लेता है बल्कि रोजमर्रा के ज्यादातर उत्पाद भी चीन से ही आयात करता है। बीजिंग जापान के बाद अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा धारक है, होल्डर है। ट्रंप द्वारा शुरू की गई व्यापारिक जंग में आखिरकार अमेरिका को ही झुकना पड़ा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चीनी सामान के बिना चल नहीं सकती। व्यापार युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता, लेकिन इस मामले में हार उसी की मानी जाएगी जिसने लड़ाई शुरू की और अंत में हथियार डाल दिए। जहां तक वेंस की चीनी किसानों वाली टिप्पणी की बात है, अगर वे खुद चीन जाएं तो देखेंगे कि चीन का समाज कितना विकसित, समृद्ध और आधुनिक है। अमेरिका जैसी जर्जर बुनियादी सुविधाएं, सड़कों पर अपराध, खुले में शौच जैसी समस्याएं वहां नजर नहीं आएंगी, बल्कि ये समस्याएं खुद अमेरिका के बड़े शहरों में आम है। चीन के वरिष्ठ अधिकारी शिया बाओलोंग ने वेंस की इस नस्लवादी सोच का करारा जवाब देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वे किसान 5000 साल पुरानी सभ्यता के सामने सिर झुकाने को मजबूर है। लब्बो-लुआब ये कि यह पूरा घटनाक्रम जो वेंस ने कहा है, यह अमेरिकी नेतृत्व की हताशा और दोहरे मानदंडों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आज वैश्विक राजनीति में किस तरह की भाषा, सोच और मानसिकता जगह बना रही है।
असल चुनौती यही है कि दुनिया इन बयानों को नजरअंदाज करने के बजाय इनका असली मतलब समझे और समय समय पर इन्हें आईना दिखाती रहे। इतना कड़ा एडिट अपने यहां तो कोई वो नहीं है, फिर भी क्या कोई अखबार जो अभी जो कुछ हुआ है, ट्रंप ने जिस तरह से 6 दिन में 6 बार क्लेम किया कि उन्होंने सीज फायर मीडिएट किया है, कश्मीर समस्या का हल तलाशने वाले हैं, भारत और इनको वार्ता की टेबल पे बैठाने वाले हैं, ये सारी बातें जो कह रहे हैं, क्या किसी ने क्या इतनी कड़ी उसका इस्तेमाल कोई अपने यहां कर पाया? नहीं कर पाया। और मैंने आपको बताया कि जेपी नड्डा ने उन सांसद का ट्वीट डिलीट करा दिया। तो एक तो इस तरह से देखिए, अब इंटरनेशनल उसमें देखिए कि G7 की स्थिति आज क्या है, G7 में जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है और वो कहां जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कितना तेज चल रही है, और पिछले दिनों जो ट्रेड टैरिफ वार जो शुरू किया उससे G7 का क्या हुआ। आप देखिए, कनाडा को वो अमेरिका कह रहा है कि हम मिला लेंगे, ठीक है, ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छा नहीं, फ्रांस के साथ बहुत अच्छा नहीं, इटली से थोड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं जापान से बहुत अच्छा नहीं रह गया। तो जो G7 कंट्रीज हैं, कनाडा आपको बताया मैंने, तो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया और इटली हो गया, और एक देश और कोई, जर्मनी की इकोनॉमी स्टैग्नेट है। भारत चौथे नंबर पर आ गया है। तो ये इनका ग्रुप ये है। अब दूसरी तरफ जो जो चाइना या आप कहें कि साउथ, ये तो नॉर्थ वाले लोग हो गए, साउथ की तरफ क्या है मामला? साउथ की तरफ एक बड़े उसके तौर पर एक तो G77 है, G20 है, G20 जो G7 लेड है, G7 का एक्सटेंशन है, लेकिन G20 कहीं कोई बात ही नहीं होती उसकी, बात ब्रिक्स की होती है। ब्रिक्स में भारत भी है और ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो अलग तरह से चीजों को लेके, जो चीन उनको लेके जा रहा है। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है, नाटो टूटने की कगार पर है, वो खत्म होने जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका का जो रवैया है, लेकिन इस तरफ SCO मजबूती के साथ, उसमें भी भारत है। अब इन सब चीजों के उसमें अब एक तरह से ये हुआ कि दो खेमे बने हुए हैं, एक खेमा अमेरिका का है, एक खेमा चाइना का है, चाइना प्लस रशिया का है। अब जो दूसरे लोग हैं, जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जा रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब हो गया जो साउथ अफ्रीका है उधर हो गया, यहाँ सऊदी अरब हो गया, भारत हो गया, ब्राजील हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज ढेर से, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इस तरह के जो ढेर सारे कंट्रीज हैं जो अपनी अपनी जगह पर बड़े ताकतवर हैं। लेकिन अब जरा ऑपरेशन सिंदूर की तरफ आए कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद जो चीजें हुई उनमें क्या हुआ। क्या जो हमने जो एक 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 इनिशिएटिव लिया आतंकवादी ठिकानों पर अटैक करने का, क्या उसमें उसके लिए या उस आगे उस चीजों को कैरी करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको बंद करने के लिए क्या हम सक्षम थे या सक्षम रहे? इस पर चलिए बाद में विचार करें। पहले विचार ये करें जब ऐसा मौका आया तो कौन से देश हमारे साथ खड़े हुए। ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आप जब एक ताकत के तौर पर अगर दुनिया में हैं तो आपका पक्ष लेने वाले लोग होने चाहिए कि हाँ भाई भारत सही कह रहा, हम भारत के साथ खड़े हैं। तो कौन से देश खड़े हुए? जैसे जो जिन देशों से हमारी मित्रता है, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भी कनाडा, हालांकि कनाडा से रिश्ते अभी थोड़ा अच्छे नहीं थे, लेकिन ये सारे और ब्रिक्स के कंट्रीज जो है, इन लोगों ने बहुत ही सामान्य किस्म का जो चलता फिरता, जैसे जब
टेरर के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं, इस टाइप का एक सामान्य किस्म का बयान, और पहलगाम की घटना पर जो है दुख, जो कोई भी दुख व्यक्त करेगा, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, लिप सर्विस से ज्यादा कुछ नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए। और जो खड़ा हुआ वो कौन था? वो ऐसा कंट्री जिसको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, तालिबान, अफगानिस्तान। और थोड़ा बहुत आप इजराइल को भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो खुल के खड़े होने वाले, चाइना का पूरा सपोर्ट, तुर्की, अजरबैजान पूरी तरह से खड़ा हो गया। और रशिया का जो वो रहा, उधर भी इधर भी दोनों तरफ का मामला रहा। रशिया जो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, और आज से नहीं दशकों से है, मतलब पहले सोवियत संघ था, उसके बाद रशिया है। तो एक तो कहानी यहां पर आकर के बिगड़ गई कि हम, और स्थिति ये हुई कि जब हम उसमें फंसे, आप उसे बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से देखिए, हार जीत की तरह से मत देखिए, आप उसे ये समझने के लिहाज से देखिए, आप उसे देशभक्ति और देशद्रोह और देश विरोध उसमें मत देखिए, समझने के उसमें देखिए। क्या भारत की ताकत को आंकने के लिए कि हमारी सरकार जितनी ताकत की बात करती है, क्या उतनी ताकत हम रखते हैं, या उतनी ताकत जिसकी हम बात करते हैं, जो हम रखते हैं, क्या उसको दुनिया भी मानती है? क्या हम उसका इस्तेमाल कर पाए? कहीं वो इस्तेमाल हो पाई, लोगों ने उसे माना? हमारी ताकत देखिए बहुत सारी, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़े फायर पावर वाले देश हैं, मतलब मिलिट्री। हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ है। ये मोटे तौर पर हमारी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी मार्केट है हमारे पास, अगर हम इस लिहाज से देखें कि आबादी इतनी है, इस लिहाज से देखें। वैसे इसमें एक झोल ये रहता है, जब हम कहते हैं सबसे बड़ी मार्केट है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार अभी भी राशन देना पड़ता है। तो ये माना जाता है कि 90-92 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो 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 मार्केट नहीं है, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो अपनी रोजी रोटी के अलावा और कुछ नहीं करते, मतलब उससे ज्यादा कुछ मार्केट में उनका कोई रोल नहीं रहता है। तो खैर उसकी बात छोड़ दीजिए। एक बड़े ताकत के तौर पर हैं हम जो है वो अमेरिका को ट्रेड सरप्लस में है, अमेरिका को ज्यादा चीजें बेचते थे। हम चाइना से एक बड़ा चाइना से तो ट्रेड सरप्लस चाइना का ही है, लेकिन हम $100 बिलियन के आसपास चीजें वहां से खरीदते हैं हर साल। एक बड़ा, हमारी इकोनॉमी 4100 बिलियन डॉलर की है। हमारे पास जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो 686 बिलियन डॉलर्स का है, जो बड़ा है, काफी बड़ा है। हमारे यहाँ एक बड़ी थ्राइविंग स्टॉक मार्केट है, और नौजवान जो जवान लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये सारी हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन उसमें जब आपने देखा ये स्ट्रेंथ कहाँ काम आई, और अब क्या हुआ क्या, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हो गए। दूसरी बात क्या हुई कि अमेरिका पिछले 6-7 दिनों से 10 तारीख से जिस तरह बिहेव कर रहा है, ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आजकल तो जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनका भी ट्वीट आया कि भाई वो कश्मीरी बेरा था जो कह रहा था ट्रम्प को धन्यवाद कह दीजिएगा क्योंकि वार रुकवा दी ट्रम्प ने। तो मुझे तो याद आया, बड़े पापा ने वार रुकवा दी, छोटे पापा तो नहीं रुकवा पाए। बड़े पापा ने छोटे पापा को कहा भैया रोको, रुक गया। तो खैर ये सारी चीजें, इन सब स्थितियों में अगर आप चीजों को देखें कि इस जो जियो पॉलिटिकल कंटेस्ट चल रहा है, इस जियो पॉलिटिकल कंटेस्ट में क्या भारत 22 अप्रैल से पहले, जब पहलगाम का हमला हुआ, पहलगाम के हमले से पहले जो एक तस्वीर हमारे सामने रहती थी, जो चीजें रहती थी, जो दिखाई देती थी, क्या वो चीजें वाकई जमीन पर उतर पाई? क्या उनका फायदा हमें मिला? जो कहा जाता था
कि हम विश्व मित्र थे, विश्व गुरु बनने वाले थे। ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो सब कहते ही थे। इंटरनेशनल उसमें जयशंकर तो बोलते ही थे, प्रधानमंत्री भी बोलते थे, बात करते थे कि साहब ये वार का समय नहीं है, ये शांति का समय है, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। ये बात हम करते थे। अब ठीक है, वो बात आप कहो कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये ठीक है, आप कहिए ये बात जिसके पास गरल हो, लेकिन उस गरल से डर करके कुछ तो हो। तो ये चीजें हुई। अब इसको अगर ऐसे देखा जाए कि भारत को जैसा इस दौरान क्या चीजें, जो चीजें हमने खोई पहले उन पर बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 बार लगातार 6 दिन में 6 बार, 5 दिन में या 6 दिन में 6 बार इस बात को उठा करके एक चीज बहुत साफ कर दी कि हमारे प्रधानमंत्री को, जो मैं कहता हूं, शहबाज शरीफ के साथ बरक्स खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो डिहाइफनेट हो गए थे उनको हाइफनेट कर दिया पूरी तरह से। पहले तो ये एक बड़ी हमारी विफलता रही कि हम फिर से हाइफनेट हो गए। और ट्रंप जब भी बात करते हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के लीडर्स की बात करते हैं, अलग बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि इंडिया के लीडर के बारे में अलग से बात करते हो, दोनों को हाइफनेट करके बात करते हैं। लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ द लीडर्स, इस तरह से बात होती है। और चाइना भी, चाइना के अखबारों में जब चीजें आनी शुरू हुई, जो लिखना एडिटोरियल या ओपिनियंस आना शुरू हुए, उनमें भी इंडिया पाकिस्तान हाइफनेट हो रहा है। और मैं चाइना की बात इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, दोनों ताकतें ये काम कर रही हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरा सबसे एक जो खतरनाक चीज हुई वो ये हुई, कश्मीर को हम इंटरनेशनलाइज करने बहुत दिनों से हमने पाकिस्तान को बिल्कुल विफल कर रखा था कि उसे इंटरनेशनल एरेना पे ना ले जा पाए। लेकिन अब क्या हुआ है, कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया और उसकी बात होने लगी। आप देखिए, जो मैं अभी ट्वीट की बात कर रहा था कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का जो ट्वीट, वो भी कश्मीरी बैरे ने ये बात कही, वार ऑन कश्मीर। आप दुनिया के अखबारों को उठा के देख लीजिए, वहां जो चीजें आ रही हैं वो यही बताया जा रहा है कि 4 बार 5 बार कश्मीर की लड़ाई लड़ी, कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर आ गया, कश्मीर चर्चा में आ गया। तो एक ये बड़ा हो। दूसरा एक चीज आप देखिए कि जिस पाकिस्तान को हम बिल्कुल इस कोशिश में थे कि इसको हम एक तरह से बिल्कुल अलग कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, वो पाकिस्तान इस दौरान जब ये सब चीजें चल रही थी, इस दौरान आईएमएफ से वो 2.6 बिलियन डॉलर, 2.4 बिलियन डॉलर का पैकेज ले आया। ये पैकेज कैसे आ गया? अमेरिका तो हमारा दोस्त है, अमेरिका ने उधर क्यों साथ दिया? अब यहां भी देखिए कि जहां पर हमें, हमारा क्लाउड क्या है कि हम आईएमएफ का इसका पैकेज भी नहीं रुकवा पाए, और हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को पालता है, वहां का स्टेट जो है वो टेररिस्ट का इस्तेमाल करता है, टेररिस्ट को पालता पोसता है, बचाता है, टेरर अड्डे उसके हैं, टेरर ट्रेनिंग होती है, स्टेट देता है टेरर ट्रेनिंग, वहां की फौज टेरर को बढ़ावा देती है। ये सब कहने के बाद भी, और जब ये सब कहानी चल रही थी, पहलगाम का अटैक हो चुका था और हमारी फौजें वहां पर कार्रवाई कर रही थी, उस दौरान 2.4 बिलियन डॉलर का पैकेज आईएमएफ से पाकिस्तान के लिए पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ है कि जो लोग वहां पर थे, जो उनका बोर्ड है जो ये तय करता है, वो लोग इस बात से कन्विंस नहीं थे कि पाकिस्तान जो है इट्स अ टेररिस्ट स्टेट, या ये टेरर को प्रश्रय देता है। यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो बात लोगों को मनवाना चाहता है वो बात लोग नहीं मान रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो तर्क दे रहा है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, लोगों को जो बता रहा है, समझा रहा है, लोग उसे समझने को तैयार हैं। भाई मोटे तौर पर यही चीज हुई। नहीं तो 2.4 बिलियन डॉलर का ऐसे समय में जब पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट और ये तक इस तरह की भी फोटो आ जाए जहां पर पाकिस्तान के फौजी अफसर, हुक्मरान, पुलिस के बड़े अफसर, आईजी, पॉलिटिकल लोग एक एक टेररिस्ट के जनाजे में शामिल हो रहे हों, ये फोटो फ्लैश हो जाए दुनिया में और उसके बाद भी कुछ नहीं हो। हाफिज सईद ये स्वीकार करे कि हमारे परिवार के 14 लोग मारे गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हो, तो कहां कहां गड़बड़ है? ये प्रॉब्लम कहां? क्योंकि हम जो जान रहे हैं, हमें जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है, दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। एक समय तो ये भी कहा जा रहा था कि भाई जो जो बातें थी कि रूस और भारत ही ऐसी ताकत है जो रूस और यूक्रेन को एक साथ बैठा सकता है, वहां युद्ध बंद करवा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो फोन करके 4 घंटे के लिए युद्ध बंद करवा दिया। ये तो हमारे रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। लेकिन आज जब अपनी बात आई तो क्या हुआ? इस चीज को समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूएस जो माय डियर फ्रेंड है, हमारा देश, हमारे लोग, हमारे देश के लोग अमेरिका के साथ खड़े होने को इससे पहले बिल्कुल अमेरिका अमेरिका अमेरिका, चीन को, बिल्कुल चीन को कितनी गालियां, ठीक है वो हमारे लिए दिक्कत है चीन, लेकिन अमेरिका अमेरिका अमेरिका, और अमेरिका ने क्या किया? इसके अलावा तो एक हुआ कश्मीर आ गया, एक हुआ हम पाकिस्तान के साथ हाइफनेट हो गए, और एक ये हुआ कि हम अपने दम पर भाई अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट 6 दिन में 6 बार इस चीज को रिटीरेट करती है, कहते हैं, तो फिर क्या माना जाए? और जिसे हमारी मीडिया कह रही साहब नहीं नहीं ये तो जो है बैक ट्रैक कर गए, ट्रम्प बैक ट्रैक कहाँ कर गए? उन्होंने तो वैसी बात कही जो अभी एक डिबेट में भी बात हो रही थी, उन्होंने वैसी बात कही कि भाई हम चाहते तो नहीं थे लेकिन करना ठीक है, शांति हुई वहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं बैक ट्रैक कर गए। और जब बैक ट्रैक की बात कर रहे हैं उसी समय तो एक वहां की प्रेस सेक्रेटरी जो है वो ट्वीट कर दे रही है कि कश्मीरी बैरे ने कहा, यानी भारत के जो कश्मीर में रहने वाला एक आदमी जो दोहा में काम कर रहा है, बैरे का काम कर रहा है, उसने लेविट से कहा कि ट्रम्प साहब को मेरा शुक्रिया पहुंचा दीजिए कि उन्होंने वार रुकवा दी। क्या मैसेज है इसका? तो ये चीजें हो गई। अब पूरे उसमें आप देखिए जब यहां पर ये सब चल रहा है तो चाइना में क्या चल रहा था? चाइना के शी जिनपिंग लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई 30 कैरेबियाई देशों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनके प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, और उसमें ट्रेड की बात हो रही थी, उसमें तमाम तरह के टाइप्स की बात हो रही थी। तो जो ग्लोबल साउथ की असल लीडरशिप दरअसल जिस तरह से निकल के आई, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स जो है वो चाइना लेड है, चाइना है। अच्छा, ब्रिक्स के देशों को भी देख लें, क्या ब्रिक्स में 5 बेसिक जो स्थापना वाले देश हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की है। ब्राजील, क्या ब्राजील खुल करके भारत के साथ खड़ा हुआ? नहीं। रशिया खुल के खड़ा हुआ? नहीं, वो दोनों तरफ एम्बिगुअस रहा। इंडिया तो ये हो गया, फिर चाइना वो पाकिस्तान के साथ था, एंड साउथ अफ्रीका खुल के नहीं खड़ा हुआ। तो ब्रिक्स में क्या हुआ? एससीओ में क्या हुआ? कुवैत के देश जिसको लेकर के इतनी बड़ी बात है, कुवैत की भी बैठक होने वाली है, उन 4 देशों में कौन से देश भारत के साथ खड़े हुए? मतलब भारत के अलावा 3 देश,
यूएस यूएस भारत के साथ इस तरह खड़ा था कि आईएमएफ में पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का पैकेज मिल गया। और दूसरा, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी के बराबर खड़ा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और रूबियो। और तीसरा कि जो स्टेटेड पॉलिसी हमारी है कि हम भारत पाकिस्तान के मसलों में कोई तीसरा देश नहीं शामिल होगा, हम उसे हस्तक्षेप, मध्यस्थता, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और वो लगातार उसी पर हैमर कर रहा है और पाकिस्तान उसका स्वागत कर रहा है। अभी तो ये भी कहा गया कि सऊदी अरब या कहां पर जो बैठक होगी भारत और पाकिस्तान की, लेट अस सी कि होती कि नहीं होती, क्योंकि रूबियो ने जो ट्वीट किया था उसमें कहा था कि कोई न्यूट्रल जगह पर दोनों बात करेंगे ब्रॉडर इश्यूज पर। विदेश मंत्रालय ने उसका खंडन किया। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐसी कोई बैठक दिखाई देती है, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें जो चीजें निकल के, पहली चीज तो ये बहुत साफ निकल करके आई कि भारत जो है इट्स नॉट अ वर्ल्ड पावर। अगर वर्ल्ड पावर होता तो अपने दम पर उसने चीजें शुरू की थी, अपने दम पर वो बंद कर सकता, उसमें अमेरिका को आने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, वर्ल्ड पावर होता तो कई देश जो है जो उसके इन्फ्लुएंस में होते, वो दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता और वो चीजें दिखाई देती। वो कहीं नहीं दिखाई दी। तो ये चीजें कुल मिलाकर के, अब जब ऑपरेशन सिंदूर पर सीजफायर हो गया, उसके बाद हम अब कहाँ हैं? जो लेटेस्ट खबर है वो खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई ग्रुप्स बना करके, जिसमें विपक्ष के लोग भी होंगे, जिसमें जो जो थिंक टैंक्स के लोग हैं वो होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे, इन और कुछ रिटायर्ड जो आर्मी अफसर या ये डिप्लोमेट्स, ये सब होंगे, जिनके ग्रुप्स बना करके सब जगह भेजेगी। एक ग्रुप अमेरिका शायद चला गया है, जो दुनिया के देशों को भारत का पक्ष समझाएंगे। आप सोचिए कि आज ये करना पड़ रहा है कि दुनिया के देशों को भारत का पक्ष समझाएंगे, और इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि भारत किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। पता नहीं, हो सकता है हो, लेकिन ये जरूरत अगर पड़, जिसमें नामारा असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, इन लोगों को भेजा जाएगा, और ऐसे ही कुछ और जो जो एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो जो डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेट्स, एक्स डिप्लोमेट्स हैं, उन सबको इसमें भेजा जाएगा। और वो जाकर के लोगों को बताएंगे, भारत का पक्ष बताएंगे, भारत की बात समझाएंगे, और कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर के साथ लेने की बात करेंगे। दरअसल आतंकवाद का पूरा मसला आप बिल्कुल तटस्थ होकर के देखिए, फिर मैं कहूंगा तटस्थ होकर, ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखिए। आतंकवाद का मसला दुनिया का मसला तब बना जब 9/11 हुआ। उससे पहले वो मसला नहीं था। कहीं वो मुजाहिद थे, कहीं वो सब अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी। 9/11 के बाद वो मसला बना, आतंकवाद का एक बड़ा मसला बन गया। लेकिन धीरे धीरे वो मसला फिर खत्म हो गया, और जो रियल दो चीजें हैं, एक आतंकवाद बड़ा वो है, आतंकवाद से लड़ना, या जो रियल लड़ाइयां हैं, कन्वेंशनल वार हैं। इस समय कन्वेंशनल वार दिख रहे हैं, यूक्रेन में दिख रहा है, अपने यहाँ होते होते बचा। कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशनल मतलब ये नहीं कि तोप से दो लड़ाई लड़ रहे हों, मतलब जो वार्स हैं उस तरह की बात, या मिडिल ईस्ट में जो चीजें चल रही हैं। आतंकवाद कहीं, आप सोचिए कि जिस जिस आतंकवादी पर यूएस गवर्नमेंट ने 2021 या 2017 में $1 करोड़ का इनाम रखा हो, उसको ट्रंप कल कह रहे थे कि ये बड़ा साहसी, हिम्मती व्यक्ति है, दुनिया का क्या लीडर है। तो आतंकवाद कहां है? आतंकवाद इशू कहां है? तो क्या वाकई दुनिया आतंकवाद को इशू मान रही है?
हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ना मानने से वो इशू नहीं है, हमारे लिए बड़ा इशू है, लेकिन क्या हमारे पर्सपेक्टिव के साथ दुनिया है? आज हमें तालिबान से हम खुद, आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, जिसको हम रिकॉग्नाइज तक नहीं करते हैं। ये वही तालिबान है जिसने कंधार एयरपोर्ट पर हमारे देश से ले जाए, जो 3 आतंकियों को हमने छोड़ा, उनको कवर दिया और खुशी में फायर करते हुए गए थे। ये वही तालिबान है। उस तालिबान को आज हम रिकॉग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जब जरूरत थी तो तालिबान हमारे साथ खड़ा हुआ। आप सोचिए कि कितनी लाइन ब्लर है। इस चीज को सोचने की जरूरत है। और जो हम ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपने को कहते हैं, तो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर होना ये चाहिए था, ग्लोबल साउथ के 2-4-10 देश तो हमारे साथ खड़े होते दिखाई देना चाहिए था। अगर वो खड़े नहीं है तो हम ग्लोबल साउथ के लीडर कहां से हैं? हम तो साउथ एशिया के लीडर नहीं है। साउथ एशिया में जहां पर हम हैं, वहां पर कौन सा देश खुल करके हमारे साथ, हमारे फेवर में जिसने बयान दिया? बाकी तो ठीक है, जनरलाइज बयान सबके होते हैं, आतंकवाद बड़ा खतरनाक है, नहीं होना चाहिए, चिंताजनक बात है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में, वैश्विक लड़ाई में हम सब साथ हैं, ये सब बड़ी अच्छी बात है, सब लोग कह देते हैं, तो चाइना भी कहता है। लेकिन क्या क्या कोई देश, नेपाल, भूटान, ये छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, कोई खड़ा हुआ क्या हमारे साथ? कोई नहीं। तो दरअसल जो जो बातें कही जाती हैं, जो तमाम तरह की, कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व मित्र हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चलेगी, हम तो कहीं भी वार रुकवा देंगे, और हम तो मतलब सीधे कहीं भी बात कर लेंगे, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, डपट सकते हैं, ये सब हम तो पुतिन देखिए, मोदी जी की जो है वो जो क्या नाम है वो गोल्फ कार्ट जिसमें बैठा के पुतिन ले गए थे, पुतिन खुद ड्राइव कर रहे थे, या जो भी गाड़ी थी वो खुद ड्राइव कर, देखो ड्राइव करते हुए गए, कैसे जो है ट्रंप मोदी जी के लिए कुर्सी खिसका रहे थे, इस तरह के चीजों में, और एक माहौल बनाते रहिए और खुश होते रहिए कि भाई हम बहुत बहुत बड़े हैं। लेकिन जब हार्ड फैक्ट सामने आए, जब तक सब चीजें बड़ी गुडी 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 थी, तब तक बड़ा अच्छा, लेकिन जैसे ही हार्ड फैक्ट सामने आए, रियलिटी सामने आई, टकराए, जब रियलिटी से टकराए हम, तो असलियत सामने आ गई, पता चल गया क्या है। तो इन सब चीजों, अब देखिए आने वाले दिनों में आपको किस ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका की गोद में बैठे रहना है, या वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक मजबूत खंभे के तौर पर अपने को खड़े होना है। क्या हमारी डिप्लोमेसी अमेरिका के हिसाब से चलेगी? अमेरिका उसे ड्राइव करेगा या कोई दूसरा कंट्री ड्राइव करेगा? या फिर हम जिस तरह की दुनिया कंटूर्स जो दिखाई दे रहे हैं, उस दुनिया में हमारी कोई इंडिपेंडेंट वॉइस होगी कि नहीं होगी? और हमारी इंडिपेंडेंट वॉइस कैसे होगी? ये सोचना पड़ेगा। आप देखिए, एक और आपको बताएं कि अभी पिछले दिनों हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे थे, विदेश मंत्री ने 2-3 चीजें पिछले 2-3 सालों में कही। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो उसके बाद रूस से तेल लेना हम लोगों ने शुरू किया, जिसे हम रिफाइन करके यहाँ से और यूरोप को भेजते थे, क्योंकि यूरोप में प्रतिबंध था, इसलिए सीधे यूरोप का तेल नहीं जा सकता था। हमने उसमें बड़ा प्रॉफिट काटा, हमारे यहाँ की कंपनियों ने बहुत प्रॉफिट काटा, लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला। लोग तो 100 रुपए के आसपास जो डीजल पेट्रोल का भाव है वही रहा। रूस से हम कितना भी सस्ता खरीदते हो, लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन कंपनियों ने प्रॉफिट काटा, गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिला, यह हुआ। अब इस पूरे उसमें जब
आपको टैक्स मिला और प्रॉफिट काटा, ये सब चीजें कर ली। लेकिन आज जब जरूरत पड़ी, जब चीजें हुई, उस समय तो ये कहा जाने लगा, जयशंकर ने कहा कि साहब हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जहां हमें फायदा होगा वहां हम करेंगे, हम किसी के हिसाब से थोड़ी हमारी डिप्लोमेसी चलती है, किसी के हिसाब से थोड़ी हमारी चीजें तय होती है। बिल्कुल सही बात, नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हालांकि बड़ा बड़ा अजीब सा टर्म है, बहुत वेग टर्म है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अभी पिछले दिनों वो कह रहे थे, जब इस सब को लेकर के उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रीचर्स नहीं चाहिए, वेस्ट के लोगों को उन्होंने कहा, देशों को कहा प्रीचर्स नहीं चाहिए हमें, लोग प्रीच करने लगते हैं, दुनिया बदल गई है। लेकिन ये जो एरोगेंसी है, ये एरोगेंसी आज कहां पर हमें लाके खड़ी कर दी। ऐसा चाइना को कितनी चीजें कही गई, चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं, चाइना के जो लोग हैं, वो इवन इतना सब होने के बाद अमेरिका के साथ चाइना के लीडर्स ने कोई ऐसी बातें नहीं कही, जैसा आज का एडिटोरियल मैंने आपको पढ़ के सुना है। ये बहुत ही एरोगेंट एडिटोरियल है, लेकिन ये अखबार के जरिए है। ये ऐसा नहीं हुआ कि वांग यी ने बोल दिया हो, वहां के प्रीमियर ने बोल दिया हो, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने बोल दिया हो, वहां के प्रेसिडेंट ने बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये जो चीजें रही कि प्रीच ना करो हमें, जो यूरोप को कहा। अब ये सारी चीजें, अब बताइए क्या क्या स्थिति बनने वाली है, क्या स्थिति बन रही है। अब सारे लोग जाएंगे। इससे पहले 100 ये खबरें आई थी ना, 100 देशों के आसपास सबसे जयशंकर ने बात की और सबको ब्रीफ किया कि भाई भारत की स्थिति और जो जो भारत कर रहा है उसके बारे में बताया, और समर्थन की। इसका मतलब एक भी देश का समर्थन नहीं ले पाए, एक भी देश का समर्थन नहीं ले पाए। और अब स्थिति ये हो गई कि आप एक प्रतिनिधिमंडल बना करके भेज रहे हैं, एक दल बना करके भेज रहे हैं, जिसमें सभी दल के लोग होंगे और वो जाकर के कन्विंस करेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। भारत का पक्ष रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर हम ताकतवर मुल्क हैं, दुनिया में एक वर्ल्ड पावर हैं, तो या तो ये बात सही है या तो ये बात सही है। भाई अमेरिका ने टैरिफ वार शुरू किया तो ऐसा थोड़ी हुआ पहले जाकर के वो किसी को कन्विंस करता, सबको बताता कि साहब हम टैरिफ वार शुरू कर रहे हैं। अभी जयशंकर का एक और वो आया, वो तो बहुत ही मतलब हंसे या रोए वाला टाइप वाला है। उन्होंने कहा कि जब इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, अभी जो 7 तारीख को जो किया, तो उससे पहले उनको बता दिया गया कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे करने वाले हैं, आप मिलिट्री इस्तेमाल मत करना, क्योंकि हम मिलिट्री उस पर नहीं कर रहे हैं। आप सोचो क्या महान बात है ये, कि आप जो करने जा रहे हैं वो पहले बता दिया। उन्होंने अपनी एयरफोर्स बिल्कुल फटाफट तैयार रखी, और वही रात है जिस रात को ये चर्चा है। मुझे नहीं पता कि वो अभी तो फ्रांस की भी एक फ्रांस 24 या इस नाम का कोई मीडिया आउटलेट है जिसने छापा कि साहब रफाल एक या दो जो भी है वो उसको दिक्कत हुई। तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स पूरा अलर्ट मोड में, आप आओ हम निपटते हैं। आप सोचिए क्या क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। पता नहीं, मतलब ऐसे फौज ने ये किया होगा। अगर गवर्नमेंट ने ये किया है तो फौज के साथ दगा किया, जो वो कह रहे हैं, तो जो जयशंकर कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये किया है कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पहले बता दिया कि हम तुम्हारे यहां अटैक करने वाले हैं, आप सोचिए कि जो यूएन चार्टर है उसके हिसाब से आप उसे पढ़िए और देखिए कि चाहे दूसरे देश में जो भी, अगर आप उस देश में जाकर के वहां अटैक करते हैं, ये उसकी सॉवरेनिटी पर हमला माना जाएगा ही। और जिस देश में अटैक हुआ है उस देश को यूएन का मेंबर है, यूएन उसे ये अधिकार देता है कि वो इस पर जो है रिएक्ट करे, इसका जवाबी हमला करे, जवाब दे। इसका वो जवाब दे सकता है, देने का अधिकार है उसके पास।
और आप कह रहे हैं साहब हमने पहले बता दिया और उनको आगाह कर दिया कि ना 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 आप जवाब मत देना, क्योंकि हम आपके मिलिट्री उन पर तो ठिकाना लगा नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये किस तरह से चीजों को ले जाया जा रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें तो आज की स्थिति में कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया, हम पाकिस्तान के साथ हाइफनेट हो गए, क्योंकि दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उनके जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों देशों का नाम एक सांस में लेते हैं और लगातार हर दिन लेते हैं। दोनों लीडर्स को एक एक तराजू में तौल देते हैं कि दोनों बड़े बड़े जबरदस्त हैं, दोनों बड़े हिम्मती लीडर हैं, दोनों बड़े ऐसे लीडर हैं वैसे लीडर हैं। शहबाज शरीफ कौन सा हिम्मती लीडर, लेकिन ये है। तो खैर एक चीज ये हो गई, और दूसरा ये हो गया कि दुनिया में कहीं भी आज हमें अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ रहा है, ये स्थिति। तो चलिए बात यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा और हम अपना काम और भी बेहतर तरीके से कर पाया करेंगे। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय।